हाय एवरीवन, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम के लिए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम ये मेरी दूसरी वीडियो है, वीडियो नंबर 2। हम यहाँ लिख सकते हैं वीडियो 2। इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो थी हमारी किस पर, किरचॉफ के नियम पर आधारित थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हुए हैं, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 प्रतिरोधों को लेकर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया जिसकी हेल्प से हम लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, एक विशेष परिपथ तैयार किया 4 प्रतिरोधों को लेकर। इन 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया था कि 4 प्रतिरोधों PQRS को एक चतुर्भुज कह लीजिए, समांतर चतुर्भुज कह लीजिए, रोम्बस की फॉर्म में या क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में इनको जोड़ा, जैसे मैंने चित्र में दिखाया है। P और Q भुजा को, सेतु की P और Q भुजा को हम बोलेंगे अनुपाती भुजा। AB एंड BC क्या कहलाएंगे बेटे, अनुपाती भुजा। इन्हें क्या बोलेंगे हम, अनुपाती भुजा, अनुपाती भुजाएं। R प्रतिरोध वाली भुजा को क्या बोल लोगे, AD को बोल लेंगे ज्ञात भुजा, क्योंकि इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है। और S प्रतिरोध की भुजा को, ये किस किस के लिए है, P एंड Q के लिए। AD ज्ञात भुजा किसके लिए है, R प्रतिरोध के लिए। एंड CD क्या होगी, अज्ञात भुजा। ये इसे नाम दिया गया है अज्ञात भुजा। ये जानना जरूरी है, हालांकि हम इसका वर्णन जब हम इसकी थ्योरी या आर्टिकल करेंगे उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताना चाहिए बच्चे को कि AB और BC क्या है, ज्ञात भुजाएं हुई। AD क्या हुई, AB और BC अनुपाती भुजाएं होंगी। कैपिटल R प्रतिरोध वाली भुजा को हम ज्ञात भुजा कहेंगे। CD वाली को, जिसमें अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा हुआ है, तो इसे अज्ञात भुजा कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद इसमें करना क्या होता है कि एक बैटरी और एक धारा मापी को, बैटरी को हम ले लेते हैं, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A और C के बीच में हमने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, साथ में एक कुंजी, इसका नाम रख दीजिएगा K1। ये आपकी बैटरी है, इसे नाम देंगे EMF E। और इसका संबंध कर दिया हमने C के साथ में, एक तो ये है, और एक धारा मापी, और साथ में यहाँ में एक कुंजी लगा देते हैं। इस कुंजी का नाम देते हैं K2। ओके बेटा, ये धारा मापी हो गया, ये हो गया G। तो प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसमें चतुर्भुज ABCD की संगत भुजाओं AB, BC, CD और AD के अनुदिश 4 प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण B और D के बीच में धारा मापी G, कुंजी K2, एक विकर्ण A और C के बीच में एक सेल विद्युत वाहक बल जिसका कैपिटल E, कुंजी K1 जोड़ दी जाती है। भुजा AC और BC को, भुजा AC व BD को हम क्या कहते हैं बेटा, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। भुजाएं कहते हैं, क्यों कहते हैं संयुग्मी भुजाएं, इसके पीछे एक कारण है। इसका एक कारण है
इसका एक कारण है। कारण क्या है बेटा? अगर हम इस सेल या बैटरी को बी और डी के बीच जोड़ दें और धारामापी और कुंजी K2 को ए और सी के बीच जोड़ दें, मतलब ये है कि हम इनकी स्थितियों को परस्पर बदल दें, तो इस अवस्था में परिपथ से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो परिणामी रिजल्ट मिलने वाला है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? संयुग्मी भुजाएं कहा गया है। तो इसका अब हम करते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत समझिएगा बेटे, इसे बता देंगे। सिद्धांत में व्हीटस्टोन सेतु के परिपथ में 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश चित्र की भांति जोड़ लिया गया है। दोबारा से सुनिए, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के अनुदिश चित्रानुसार जोड़ लिया गया है। इसके विकर्ण A और C के बीच में विद्युत वाहक बल E की एक बैटरी कुंजी K1, B और D के बीच में धारामापी G कुंजी K2 को जोड़ दिया जाता है। ये इसका वर्णन हो जाएगा परिपथ का। अब हम करते क्या है बेटा? कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं। जब कुंजी K1 को ऑन कर दिया जाता है, अब यदि इसके बाद यदि कुंजी K2 को ऑन करने पर भी धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलन में कहलाता है। सेतु संतुलन में कहलाता है। इस दशा में P बाई Q इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? R बाई S। P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की शर्त है। अब इसमें देखिए बेटा, दोबारा से समझिए, हमने करना क्या है कि कुंजी K1 को ऑन कर देते हैं। K1 को ऑन करने के बाद कुंजी K2 को ऑन कर देते हैं। अब यदि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। कोई विक्षेप का मतलब ये है कि धारामापी में कोई धारा नहीं बहती, तो धारामापी की सुई का विक्षेप शून्य होगा। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में P और Q में जो अनुपात होगा वही अनुपात R और S के साथ होगा, अर्थात P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति है। अब इसमें देखिए बेटा, ये स्थिति कब मिलेगी? आप सोचिए, मोटी सी बात है कि धारामापी में धारा 0 होनी है। जब ये शून्य विक्षेप स्थिति, क्या बता रहा? एट शून्य विक्षेप स्थिति पर इसे छोड़ दे अंग्रेजी को। शून्य विक्षेप स्थिति में आप समझिए I क्या है? 0 है। किसमें? धारामापी में। धारामापी में I 0 हो गया तो ये कब संभव है? यह तभी संभव है। कब संभव है? यह तभी संभव है कब? जब B और D के बीच का विभवांतर क्या हो? हमारा 0। समझने की बात है कि भाई धारामापी में कोई धारा नहीं बह रही है, तो धारामापी किस भुजा से जुड़ी हुई है? P और D से। तो P और D के बीच का विभवांतर क्या होगा? 0। तो इस स्थिति में VB माइनस VD क्या होगा? पक्का 0 होगा। इस स्थिति में VB बराबर क्या होगा? VD होगा बेटे।
कहने का अर्थ ये है, इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि धारा मापी में अगर बिंदु बी और डी समान विभव पर हो तो धारा मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा मापी में धारा का मान शून्य होगा, धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति होगी। इस स्थिति में इस भुजा बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, बट भुजा ए बी प्लस बीसी एडी प्लस डीसी में धारा प्रवाहित होती है। इन दोनों भुजाओं में धारा प्रवाहित होगी एबी और एडी में, बट इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ये एक प्रकार से जिस तरह से नदी के ऊपर सेतु होता है, पुल होता है, जिस प्रकार पुल पर धारा के प्रवाह का यानी कि जल के प्रवाह का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार इस सेतु के अंदर भी धारा मापी में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है व्हीट स्टोन सेतु। और इसे इस बीडी भुजा को क्या बोलते हैं? सेतु परिपथ। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेतु परिपथ। आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको प्रूफ करते हैं बाय द कंडीशन ऑफ शून्य विक्षेप स्थिति। दो तरीके हैं इसके प्रूफ करने के। एक तरीका है किरचॉफ के नियम से और एक तरीका है आपका इस वाली कंडीशन पे। आ जाओ प्रूफ करेंगे इसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हटा देता हूं मैं इसको। अब बेटे यहां से इसको लेते हैं आई, प्रूफ करते हैं बेटा प्रूफ। देखो मैं बिना किरचॉफ विदाउट किरचॉफ लॉ से करा रहा हूं। इसमें करंट कंसीडर करिएगा I1, इसमें करंट कंसीडर करिएगा I2, इसमें करंट जाएगी I1, इसमें करंट जाएगी I2, बिकॉज धारा मापी में कोई धारा नहीं है। शुरू करते हैं यहां से। चूंकि शून्य विक्षेप स्थिति में बी और डी के विभव समान है। वी बी डी पक्का क्या हुआ? 0 हुआ। वी बी माइनस वी डी क्या हुआ? 0 हुआ। वी बी बराबर किसके आया? वी डी के आया। अब हम एक काम करते हैं सर, ऐसा कर लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन पॉइंट एक तो यहाँ ए है और एक कॉमन पॉइंट वहां पे सी है, तो कॉमन पॉइंट ए की बात करते हैं। ऐसा कर लेते हैं, देखो ये ट्रिक है। ऐसे दोनों और VA ऐड कर देते हैं, दोनों और VA ऐड कर देते हैं। इससे क्या बनेगा? VAB। इससे क्या बनेगा? VAD। ओम का नियम याद होगा? देखो ओम का नियम ये पढ़ा हमने, V = IR। अब मेरे दोस्त VAB का मतलब है A और B के बीच का विभवांतर। अब A और B के बीच का विभवांतर कैसे निकालते हैं? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग AB भुजा का प्रतिरोध कितना है? AB भुजा का प्रतिरोध कितना है? P। हम ये देखेंगे, ये तो हो गया P। फिर हम ये देखेंगे कि AB भुजा में धारा कितनी है? वो है I1, तो ये होगी I1। सिमिलरली अब इसमें देखें आप VAD में A और D भुजा के बीच प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है? R। A और D भुजा में बहने वाली धारा कितनी है? I2। तो बताने की जरूरत क्या है? ये है P × I1 इट इज इक्वल टू R × I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, और इससे भी सिंपल आपका पड़ेगा किरचॉफ लॉ से, पर मुझे दोनों बताने चाहिए। दोबारा अगेन लेंगे। क्या है हमारा? सिंस VB इट इज इक्वल टू VD, अभी बताया। अब इसमें एक काम कर, VB माइनस VC कर दे दोनों साइड में, तो इससे क्या बनेगा? VBC इट इज इक्वल टू VDC। देखो बेटा इसको थोड़ा नोट कर ले आप, क्योंकि मेरे पास स्थान का अभाव है बोर्ड पर। स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसको हटा देता हूं। यहां देखो बेटा, इसके बाद मैं ले गए यहां। अब मेरा काम है VBC।
बिंदु बी और सी के बीच का विभवांतर, बिंदु बी और सी के बीच का विभवांतर किसके रूल से बोला, ओम के नियम से क्या होगा, धारा गुना प्रतिरोध। तो बी और सी में प्रतिरोध कितना Q, धारा कितनी है I, इट इज इक्वल टू I1 सॉरी। VDC का मतलब है बिंदु C और D के बीच का विभवांतर, बिंदु C और D के बीच का विभवांतर क्या होगा, प्रतिरोध गुना धारा के गुणनफल से ही आएगा S गुना I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 हमारा क्या है, P मल्टीप्लाई I1 डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई I1 इट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई I2 डिवाइड बाई S मल्टीप्लाई I2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S। ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी पेंसिल निकालेगा बेटा साथ के साथ। हटा देते हैं इसको। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें, क्योंकि जैसे ही आप स्किप करते हैं कोई पॉइंट छूट जाता है। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, एक तो ये है बेटे। अब मैं कराऊंगा इसका प्रूफ किससे, किरचॉफ, किसके वाला, किरचॉफ के नियम की सहायता से। बेटा जो सा अच्छा लगा उससे कर देना, एग्जाम में अगर ये आता है यूपी बोर्ड में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आ जाओ इससे किरचॉफ के नियम से आपको करके दिखाते हैं। देखो कैसे भाई, कुकर, पहला लूप ये ले लीजिए, दूसरा लूप ये मान लीजिए, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, और इसमें सर जी इसमें तो करंट 0 है, क्यों इसे फालतू में ले रहे। आओ इसके अंदर अब लेंगे सॉल्यूशन कैसे, लूप 1 में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम, करंट की दिशा में चलने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस लिया जाता है। इसमें करंट कितनी है, इसमें तो 0 है, इसमें कोई करंट है नहीं, तो 0 मल्टीप्लाई प्रतिरोध इसका G। फिर हम ऐसा है विपरीत दिशा में, धारा इसकी इस दिशा में बह रही, हमको जाना क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये आया हमारा माइनस का Q इंटू I2, और इसके अंदर कोई सेल नहीं है क्योंकि ये एक निष्क्रिय परिपथ है, तो ये खत्म हो गया। तो P इंटू I1 माइनस का Q इंटू I2 इट इज इक्वल टू 0, P इंटू I1 इट इज इक्वल टू Q इंटू I2। इसकी इक्वेशन बनी 1। नोट कर लें आप, किरचॉफ के नियम से कर रहा हूं मैं। लूप 2 में, लूप 2 में बेटा, दूसरे लूप में बताएं आप, मैं ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहां से ये प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है माइनस का Q मल्टीप्लाई I1 प्लस का S मल्टीप्लाई I2 इट इज इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दें, Q I1 इट इज इक्वल टू S I2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव, अब हम लेके चलेंगे, अब क्या करना हमें, 1 को 2 से डिवाइड करना है। 1 को 2 से डिवाइड करना है तो कैसे बनेगा हमारा, 1 है हमारा P मल्टीप्लाई I1 डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाई I1 इट इज इक्वल टू यार ये गड़बड़ होगी, ये तो R था यहाँ मिट रहा भाई, हमसे गड़बड़ हुई। तो बेटा इसको पहले मैं इसको इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये R आएगा बेटा यहाँ R, उसमें मिटने के कारण मिसप्रिंट हो रहा। बेटा इसमें देख लो P इंटू I1 माइनस I2 इंटू R, भाई क्या P इंटू I1 माइनस R इंटू I2, P इंटू I1 इट इज इक्वल टू R I2, तो ये बना। फिर आएगा हमारा R मल्टीप्लाई I2 डिवाइड बाई कितना S मल्टीप्लाई I2, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल कर दीजिए आप इसको कैंसिल। तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका बनेगा हमारा P बाई Q इट इज इक्वल टू R बाई S।
ये सिद्ध हो गया। ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट हो गया बेटा ये। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता कब अधिक होती है, या ये कह सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो आप इसको कैसे बताएंगे? व्हीटस्टोन सेतु सबसे अधिक कब सुग्राही होता है और इसकी सुग्राहिता किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, यदि व्हीटस्टोन सेतु में प्रयोग किए गए सभी प्रतिरोध P = Q = R = S हो तो सेतु सबसे अधिक सुग्राही होता है। सबसे अधिक का मतलब यहां इससे है कि हमने इस कंडीशन से पहले कुछ प्रतिरोध लिए हुए होंगे, उसके रेस्पेक्ट में ये सबसे अधिक सुग्राही होता है। किसी भी सेतु की सुग्राहिता चारों प्रतिरोधों को एक ही कोटि में लेकर बढ़ाई जा सकती है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो आप बेटा इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कंबाइंड है ये किरचॉफ लॉ और किस पर? व्हीटस्टोन सेतु पर है। अभी हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में यदि बीडी भुजा में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध 5 ओम में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन है ये, दिए गए परिपथ में, और वीडियो रोक दो बेटा, लंबी पड़ जाएगी। नहीं, देखिए क्वेश्चन है बेटा, दिए गए परिपथ में VA बराबर VB है। VA बराबर VB का मतलब है बिंदु A का बिंदु B के विभव के बराबर है। बिंदु A और B के विभव बराबर है, अर्थात VAB यहाँ पक्का 0 है। जब VAB 0 है तो 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। AB में धारा कितनी होगी? AB में धारा, ये हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं, AB में धारा कितनी होगी? I बराबर 0। तो सेतु संतुलन में होगा, यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि सेतु संतुलन में है। है। इसका मतलब है कि P/Q मस्ट बी इक्वल टू R/S, जैसे पढ़ते आए। P हमारा क्या हो गया? 5 मान लिया मैंने, Q हमारा क्या हो गया? 4 ये मान लिया मैंने, R मेरा क्या हो गया? 10 ये मान लिया मैंने, और S मेरा क्या होगा? अननोन रेजिस्टेंस X। तो 5 2 जा 10, 4 दूनी 8, X इक्वल टू 4 गुना 2 विच इक्वल टू 8 ओम। ये हमारा आंसर बना। तो इसे हम 8 ओम लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब हमें देखो 5 ओम में धारा निकालनी, X ओम में धारा निकालनी, कुल धारा। तो किरचॉफ लॉ को लगाएंगे हम, यहां से चलेंगे I लेंगे, इसमें हम करंट को I1 फ्लो करा देंगे, इसमें करंट हम I2 ले लेंगे, इसमें करंट I1 ही चलेगी, और इसमें करंट क्या चलेगी बेटे? I2, और इसमें टोटल करंट क्या होगी? I1 प्लस I2। ये होगी हमारी पहली लूप, और ये हो गया हमारा दूसरा लूप। दूसरा लूप हम इसमें ले लेंगे, हमारे इसमें इजी पड़ेगा। ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे शो कर दो, और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे शो कर दो। ओके बेटा, क्योंकि हमें किरचॉफ लूप भी लेना है,
क्योंकि ये क्वेश्चन किरचॉफ के नियमों और व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से होगा। व्हीटस्टोन सेतु तो इसमें बस यहाँ तक लगेगा, ये व्हीटस्टोन सेतु का काम हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन होना है वो किससे होना, किरचॉफ के नियमों से। तो बेटा किरचॉफ का नियम, लूप नियम लगाएंगे, लूप उसमें 1 में। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। अब लूप 1 में कौन सा नियम लगाएंगे, केवीएल नियम लगाने पर। अगर कोई बच्चा नया है, मान लीजिए आज आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैप्टर की, तो इससे पहले जो वीडियो है किरचॉफ के नियम पर आधारित, तो उसको पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे केवीएल क्या है। केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर तो ये क्या आएगा हमारा 5 × I1, धारा की दिशा में क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम ऐसे, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध धारा का गुणनफल प्लस लेंगे। 10 ओम में कोई धारा नहीं है, हम पहले ही बता चुके, एबी में कोई धारा नहीं है, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं बट इसकी धारा इस दिशा में और हम ऐसे आ रहे हैं, तो ये माइनस में लेंगे। 4 × I2, इसके अंदर भाई कोई सेल नहीं है, तो ये हमारा 5I1 = 4I2 इक्वेशन नंबर 1 में। अब किस में लेंगे, लूप 2 में। लूप 2 में लगाओ, ये रहा लूप 2, क्लॉकवाइज में 4I2, ये कितना होगा प्लस का 8I2, ये कितना होगा प्लस का 15I1 + I2, और इट इज इक्वल टू कितना बचा 5। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर 5 आएगा। ये सब रूल हमने समझाए हुए हैं किरचॉफ के नियम में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पहली वीडियो देखनी पड़ेगी। 4 और 8 कितना 12I2, 15I1, वेरी गुड, 15I2, 12 15 कितने 27, और ये कितना बेटा 5, 12 15 कितनी होगी 27I2, 15I1, इट इज इक्वल टू 5। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ओके बेटा, आगे देखते हैं फिर इसके बाद। इसको हटा देता हूं मैं। अभी देखो एक इक्वेशन बन गई 5I1 = 4I2। तो चलते हैं अभी 27I2, थोड़ा माइंड का इस्तेमाल कीजिए। 3 × 5I1 which is equal to 5। तो 27I2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई, देखो यहां से उठा लो 4I2 इट इज इक्वल टू 5। कहां से उठा कर लाया, यूज इक्वेशन 1 यूज करी मैंने। तो 3 चौक 12, 12 27 कितना जगह 39I2 इज इक्वल टू 5। तो I2 इट इज इक्वल टू बना 5/39 एम्पियर। तो ये धारा किसमें बह रही है मेरे दोस्त, एक्स ओम में। यही धारा किसमें होगी, यही धारा एक्स ओम में बह रही है, बहेगी। तो एक आंसर तो ये हुआ। अब हम दोबारा से करेंगे यूज इक्वेशन 1। तो मेरे दोस्त 5I1 इट इज इक्वल टू 4 × I2, I2 की वैल्यू पुट कर दो 5/39, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, I1 बचेगा 4/39 एम्पियर। 5 ओम में धारा, ये आ गई 5 ओम में धारा। नोट करें, थोड़ा बड़ा सवाल था, मैंने जानबूझ के लिया इतना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे आपके। किरचॉफ के नियम से हमने पहला लूप 1 सोल्व करा, फिर लूप 2 सोल्व करा, इनसे 2 इक्वेशन बनाए। इन 2 इक्वेशन से I2 की वैल्यू फाइंड की, फिर किसकी I1 की वैल्यू फाइंड की। I2 किस में करंट फ्लो हो रहा है, एक्स ओम में, एक्स ओम में धारा पूछ रहा है, तो एक्स ओम में धारा आएगी 5/39। फिर ये कह रहा है कि 5 ओम में धारा कितनी है, तो 5 ओम में धारा बहने वाली है I1। तो I1 की वैल्यू I2 की सहायता से इस समीकरण में I2 का मान यहाँ रखकर हम कर सकते हैं। तो I2 का मान हमने जब रखा 5/39, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, I1 बराबर आया 4/39। पहला आंसर 8 ओम, दूसरा आंसर 4/39, तीसरा आंसर 5/39। कुल धारा देखो बेटे, कुल धारा। अब आप कुल धारा देखेंगे तो कुल धारा आ जाएगी हमारी
कितनी वाला? किरचॉफ का नियम से बाई कौन सा पार्ट कर रहे हो हम? चौथा। बाई केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो आई इट इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त? I1 प्लस I2। तो आई इट इज इक्वल टू I1 कितना है जी? 4/39, 5/39, 9/39, 3 तिया 9, 13 तिया 39। ये आंसर बना इसका। एक 4 पार्ट कर दिए। 5वां पार्ट, बैटरी से ली गई धारा, नहीं, बैटरी से ली गई शक्ति, शक्तिमान बनाना इसका हमें। शक्ति P बराबर E मल्टीप्लाई कुल धारा। तो E का मान कितना था? 5 था। I का मान कितना? 3/13, 15/13, इतने वाट आंसर आ जाएगा। और इसको नोट कर लें। ओके बेटा, अभी और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। कल हम इसके किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे आपको। अभी तो हमने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ली थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं अभी आपको दूसरी प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, हटा देता हूँ बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड ऑफ एग्जाम में 2019 में आया है। और क्वेश्चन को देख के आप भी थोड़ा सोचना कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है। ऐसे फिर ऐसे, ये मान लीजिए 3 ओम, ये मान लीजिए हम कुछ भी ले लो यार, 2 ओम ले लो। नेगेटिव तो पॉजिटिव 5 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट, ऐसे ले लो। क्वेश्चन देखो, ये 2019 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आ जाओ, किससे करना है? किरचॉफ रूल से होगा ये, और कोई क्वेश्चन और से नहीं होने वाला। तो आप यहाँ देखें कैसे करेंगे इसको आसानी से। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, करंट पॉजिटिव प्लेट से बहेगी तो इसकी करंट को कंसिडर कर लो I1। इसमें पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इसकी करंट भी इधर को ही आएगी। यहाँ पे इस पॉइंट पर जंक्शन रूल लगेगा और इसमें करंट फ्लो होगी I1 प्लस I2। और यहाँ बिकॉज जिस सेल की करंट है वो उसी में जाएगी, बाकी बचेगी I2, तो ये I2 आ गई। तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी? I2 एंड I2। 2 लूप कंसीडर करो बेटे, 2 लूप कंसीडर करो। एक ऐसे लो और एक लो ऐसे। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ लेकर चलक रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसा होगा, बहुत आसान सॉल्यूशन है। इन लूप, कौन सा लूप? लूप फर्स्ट। कहां से लगा रहे हैं? बाय केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। इसमें आ जाओ, इसमें कितना आएगा? 3I1 प्लस I2 इट इज इक्वल टू 5। देखते हैं भाई, बाद में देखेंगे। 3I1 प्लस 3I2 इट इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 इन लूप सेकंड। लूप सेकंड, अब लूप सेकंड ये पूरा आएगा, तो लूप सेकंड में कितना आएगा? 3I1 प्लस I2 प्लस 2I2। देखो ऐसे 3I1 प्लस I2 इंटू 2I2 इट इज इक्वल टू कितना? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो 10। नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा जब आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, सो क्लॉकवाइज में नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ प्लस रहेगा। ये रूल हम बार बार बता रहे हैं, और अच्छी तरीके से समझना हो तो आप इससे पहली वीडियो देखिए। बेटा देखो, माइंड का इस्तेमाल करो। यहाँ से 3 इंटू I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है? 5। या ये इसका यूज इक्वेशन
यूज इक्वेशन वन इक्वेशन का यूज कर लो भाई। तो ये कितना आएगी 5 + 2i2 इट इज इक्वल टू 10। तो 2i2 इट इज इक्वल टू 10 माइनस का 5, i2 इट इज इक्वल टू 5 बचा, 5/2 2.5 एम्पियर। एक आंसर तो बना ये, 2 ओम में धारा आ गई। अब हमें किस में निकालनी है जी? हमें निकालने i1 + i2, i1 + i2 निकालने बेटे। बट i1 + i2 हाँ तो निकाल देंगे। यूज इक्वेशन वन क्या है आपकी इक्वेशन 1? 3i1 + i2 इट इज इक्वल टू 5। तो i1 + i2 इट इज इक्वल टू 5/3 इतने एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। अरे ये धारा किसमें बहेगी? 3 ओम में, और ये धारा किसमें बहेगी? 2 ओम में। ये आपका आंसर होगा। नोट कर लें। एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा मैं, फिर और कल कराएंगे, वीडियो बड़ी हो जाती है। हो गया? इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है, यदि स्मॉल r का मान 1 ओम हो और 12 प्रतिरोधों को एक घन कंकाल के रूप में जोड़ा जाता है, तो इसके एक डायगोनल, एक विकर्ण के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ऐसे है भाई, घन कंकाल। किरचॉफ के नियम को ले रहा हूं मैं। किरचॉफ के नियम पर मुझे न्यूमेरिकल कराने। इस टाइप से बेटे, इस टाइप से। ओके, तो इसमें 12 प्रतिरोध हैं। एक और रह गया हुआ कहीं, ये रहा। देखिए बेटा, आपके पास इसने कहा यदि ये सारे आर हैं, आर स्मॉल 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 आर 12 होने चाहिए। इसने कहा यदि स्मॉल आर बराबर 1 ओम हो तो घन कंकाल, इसे क्या बोल रहा है? घन कंकाल, क्यूब स्केलेटन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध ज्ञात करें। बहुत आसान है बेटे ये क्वेश्चन, लेकिन है देखना बहुत बड़ा लगता है। तो इसको करने का क्या तरीका? किरचॉफ नियम से करेंगे, बहुत आसान पड़ेगा। किरचॉफ लॉ से आप इसके सिरों पर एक बैटरी जोड़ दें, ऐसे करके। ये बैटरी जोड़ दे बेटा, ये बैटरी होगी। अच्छा जी, इस बैटरी का वोल्टेज मान लो V, इसको पॉइंट कर दो A, B, C, D, E, F, G, H। कुछ छोटा तो नहीं भाई? छूट गया? नहीं, कोई नहीं छूटा। तो बेटा इसमें हम ऐसा करते हैं, 6i एम्पियर की करंट कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से कि ये 6i की करंट जा रही है इसमें। तो इस वाली साइड में कितने की जाके 2i की, इसमें भी कितने की 2i की, इसमें भी कितनी 2i की। ये यहाँ के फिर से 1i में डिवाइड हो जाएगी, ये भी i में डिवाइड हो जाएगी। ऊपर से ये i में, यहाँ से i में, और ये बनेगी 2i। फिर यहाँ से आ गई, फिर रिपीट होगी, ये बनेगी हमारी i, इसमें कितनी i, इसमें कितनी 2i, फिर इसमें कितनी 2i। ऐसे बेटा ये करंट का डिवाइडेशन हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें इसका विकर्ण ले लें, एक पॉइंट ए और डी के बीच में क्या निकालना है? क्या निकालना? हमें निकालना है विभवांतर। तो यहां मान लेंगे, माना कुल धारा कितनी है? कुल धारा जो है हमारे पास 6i एम्पियर है, ये मान के चलेंगे। अब क्या लगाओगे? अब ये ले लो। अब लूप 1 में, लूप 1 मान ले, लूप 1 में
केवीएल लगाने पर, केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर लगा दो। यहां से चलो ऐसे, ये तो बनेगा एक लूप, ऐसे 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 आते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है मेरा भाई, 2IR प्लस, ऐसे घुमा देंगे, IR प्लस, भाई कितनी भुजा है इसमें, अरे एक तो होगी ये, एक भुजा होगी ये, एक भुजा होगी ये, इस भुजा में धारा कितनी 2I, प्रतिरोध कितना R, इस भुजा में धारा कितनी आई, प्रतिरोध R, इस भुजा में धारा कितनी आई 2I, प्रतिरोध कितना होगा R। तो ऐसे ही तो कर रहा हूं मैं, 2I इंटू R इट इज इक्वल टू कितना वोल्टेज V, वोल्टेज जोड़ा इसको, 2 2 4 5, 5IR इट इज इक्वल टू V, समीकरण नंबर 1। यहां मान लेंगे माना A व D का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बोलो कितना है, कैपिटल R है, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसलिए ओम का नियम लगा देंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से तो हमारा V किसके बराबर होना चाहिए, कुल धारा मल्टीप्लाई कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, अरे कुल प्रतिरोध ही तो है, तो V इट इज इक्वल टू कुल धारा कितनी होगी I इंटू कुल प्रतिरोध हो गया R, समीकरण नंबर 2। ठीक भाई, तो यहां कर दो, समीकरण 1 और 2 से तुलना करते, ये भी V का मान है, ये भी V का मान है, तो 6IR बराबर कितना होगा 5IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, 6R इट इज इक्वल टू कितना होगा 5R, कैपिटल R इज इक्वल टू कितना होगा 5/6R, इतने ओम। अच्छा जी, पक्का इसमें R की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे, यहां को कर दो भाई, जगह मेरे पास कम है, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू 1 ओम, देन इसलिए कैपिटल R हमारा होगा 5/6 मल्टीप्लाई 1, R इज इक्वल टू 5/6 ओम, हमारा आंसर बना। ये नोट कर लें आप, मेरा काम खत्म हो गया आज के लिए, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पिछले 5 चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अस, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।